हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो इंडियन हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की बुक है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये बुक का पीडीएफ नहीं है, बट यहाँ पर हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो समरी नोट्स दिए हुए हैं उसको इंक्लूड करा हुआ है। बाकी जितने एमसीक्यू हैं उन सबको भी इंक्लूड करा हुआ है। अब जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 6, तो ये 1857 की क्रांति के बारे में है। बुक में अगर आप पढ़ने जाओगे तो तकरीबन तकरीबन इसमें 15 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट यहाँ पर इन नोट्स के माध्यम से मात्र 3 पन्ने पढ़कर आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। देखो, कितना भी आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली ये बड़ा जरूरी है कितनी बार आपने रिवाइज करा और कितनी सारी चीजें जो हैं आपके माइंड में हैं। और वो मल्टीपल रिवीजन कब हो पाएगा? जब आपके पास समरी नोट्स होंगे। आप खुद भी बना सकते हो, बट आप यहाँ पर इन नोट्स के माध्यम से भी चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो इसके लिए आपको मात्र 69 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आप पूरी इंडियन हिस्ट्री के समरी नोट्स जो घटना चक्र पर बेस्ड रहेंगे उसको आप ले सकते हो और मल्टीपल टाइम्स उसको आप रीड कर सकते हो। सारी चीज़ें आप अपने मस्तिष्क में जो है बिठा सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो 69 रुपीज़ का पेमेंट करके इस पीडीएफ को लेना तो इसको 1376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करना है। तो आइए अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में क्या कुछ यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है, क्या कुछ अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और कितना कुछ आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसका मेन रीजन क्या था। तो मेन रीजन क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी या फिर ब्रिटिश एम्पायर जो था वो लगातार जो है हम लोगों को दबाने का काम कर रहा था, बुरी तरीके से कुचला जा रहा था हिंदुस्तानियों को। और उनकी जो पॉलिसीज थी, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा कि 1857 की जो इसको सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। तो ये सैनिक विद्रोह हुआ क्यों था? क्योंकि वो जो कार्टेज दी गई थी जिसपे ये कहा गया था कि ये सुअर और गाय की चर्बी इसके अंदर मिक्स है, तो उसके बाद ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो पॉलिसीज थी इसकी वजह से ही 1857 का ये रिवॉल्ट अस्तित्व में आया। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था वो क्या था? आपका कमल और रोटी, ये सिंबल था। ठीक है, इस क्रांति का मतलब जब भी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलता था, क्रांतिकारी कहें या फिर जो विद्रोही थे, तो वो आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए कमल और रोटी के चिन्ह का यूज करते थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अवध से थी। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था, वो कौन था? आपका पाल्मस्टेन। ये लिबरल पार्टी से था। इसके बाद अब यहाँ पर डेट वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 1856 की। इस टाइम पर क्या हुआ? सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक थी जो कि ब्राउन ब्राउन बेस की थी, उसकी जगह पर नई एनफील्ड राइफल इसके यूज का डिसीजन लिया। अब ये जो एनफील्ड राइफल थी इसका प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाना था? एक डमडम में, एक अंबाला में और एक सियालकोट। तो ये 3 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जहां पर ये नई जो एनफील्ड राइफल्स थी इसकी ट्रेनिंग दी जानी थी। ये दिसंबर 1856 की बात हो गई। इसके बाद जनवरी 1857, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल की सेना में एक अफवाह फैल गई कि ये जो है वो चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर इसकी चर्बी को मिक्स किया गया है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच तो करी नहीं, बिना जांच करे ही कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज की जांच नहीं कर रहे हो और अपने मन से आप कह दे रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे सामने वाले के अंदर डाउट तो आएगा ही। ठीक है, तो सैनिक जो थे उनको ये लगा कि हाँ भाई ऐसा है नहीं, इसके अंदर चर्बी जो मिली हुई है और ये अंग्रेजों की एक कोशिश है ताकि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट कर सकें ये लोग। ठीक है, सो धर्म पर जब आंच आ जाती है हिंदुस्तान में, आपने देखा ही है, धर्म के लिए तो एक दूसरे को मारना काटना बहुत ही आम बात है और आज भी ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं न्यूज में। ठीक है, अब जब ये एकदम कंफर्म हो गया सैनिकों को कि भैया ये जो है हमारे धर्म के प्रति ये एक तरीके का जो है अटैक किया जा रहा है, तो इसी वजह से भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो मतलब स्टार्ट हुआ। उसका एक ही तात्कालिक रीजन था कि धर्म पर आंच आ गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है आपका 29 मार्च 1857। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ बैरकपुर में
जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से साफ मना कर दिया गया, हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो 6वीं कंपनी थी उसके एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में एक आपने वो भी देखी हुई है मूवी जो आमिर खान की है, ठीक है। सो मंगल पांडे ने यहाँ पर अपना जो एजुटेंट था उस पर आक्रमण करा। उनके नाम क्या थे, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन। इन दोनों पर आक्रमण करके उनको मार डाला, ये मंगल पांडे ने करा। अब जब मंगल पांडे ने ये चीज करी तो उसके बाद उनको ऑब्वियस सी बात है फांसी तो दी जानी थी, लेकिन वो फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। फांसी पर जब ये चढ़ने वाले थे तब इन्होंने एक नारा दिया, या फिर कहें तो इनने कुछ अपना वर्ड बोले जो था आपका हल्ला बोल, ठीक है। हल्ला बोल का इन्होंने यहाँ पर नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध किससे था, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो अभी हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। अगली डेट है ये आपकी 10 मई 1857। 1857 की क्रांति का जो स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, वो मेरठ से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा हुआ था, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, जो आपने देखा ऊपर, यहाँ पर मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद जब यह आक्रोश एक क्रांति का रूप धारण किया तो ये कहाँ से हुआ, ये मेरठ से हुआ। मेरठ की जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वहां पर ये क्रांति स्टार्ट हुई 10 मई 1857 को। इसके बाद 11 मई 1857 दिल्ली में मेरठ से जो सिपाही आए थे उनका एक जत्था जो था वो गया उस समय जो सम्राट थे, मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड, इनके पास, और उनसे बोला कि भाई आप जो है हमारे इस पूरे रिवॉल्ट का मतलब लीडर बने, आप लीड करें हम लोगों को। इसके बाद 30 मई 1857 यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में ये जो रिवॉल्ट था, ये जो विद्रोह था, उसको लीड किसने करा, बेगम हजरत महल। कभी आप लखनऊ जाएंगे तो वहां पर बेगम हजरत महल पार्क जरूर देखिएगा, बेहतरीन पार्क है, ठीक है। इसके बाद 5 जून 1857 की बात करें, कानपुर। कानपुर में क्या था कि नाना साहब ने इस विद्रोह का जो था वो लीड किया था, और इन्होंने अपने जो सेनापति थे तात्या टोपे उनको बनाया था, ठीक है। मतलब सेनापति इनके कौन थे, तात्या टोपे, और कानपुर में नाना साहब ने लीड करा था। कब करा था, कौन सी पर्टिकुलर डेट को, तो 5 जून 1857 को इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था रिवॉल्ट, और 30 मई 1857 को लखनऊ, यहाँ पर बेगम हजरत महल, ठीक है, इनके द्वारा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगर क्रोनोलॉजिकली आपसे आया कि इनको आप अरेंज करके बताइए कि कहाँ पर रिवॉल्ट सबसे पहले हुआ, उसके बाद कहाँ पर हुआ, तब आप थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में फंस सकते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होगा। बट यहाँ पर इसीलिए सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रखी गई हैं। अच्छा, हम नाना साहब की बात कर रहे थे जिन्होंने कानपुर में पूरा ये विद्रोह जो था उसको शुरू किया था। सो नाना साहब के एक सलाहकार थे, उनका नाम क्या था, अजीमुल्ला खान, ठीक है। ये सलाहकार थे नाना साहब के। इसके बाद बात आती है जून 1857 की। अब यहाँ पर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह को स्टार्ट किया था। अच्छा, अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जो मूल नाम था वो क्या था, मणिकर्णिका। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 19 नवंबर 1835 में, ठीक है। और ये गोलघर बनारस में इनका जन्म हुआ था। इनकी डेथ कब होती है, 17 जून 1858 को ग्वालियर में। इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम क्या था, गंगाधर राव, ठीक है। और ये अंतिम मराठा राजा थे। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसके तहत झांसी को जो है ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया गया। तो ये प्रिंसिपल किसका था, ये था आपका डलहौजी का। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी राज्य में उत्तराधिकारी नहीं है तब उसका ब्रिटिश एम्पायर में जो विलय है वो पॉसिबल है। अब इसके तहत 1854 में झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने क्लियर कर दिया कि भाई हम ब्रिटिश एम्पायर में शामिल नहीं होंगे, और इसी की वजह से इन्होंने यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया। अब कौन सा ऐसा ब्रिटिश जनरल था जिसके साथ ये युद्ध लड़ा गया, तो उसका नाम था ह्यूरोज। इसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा, इसने बोला कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है, ये चीज बोली थी। और ये तो खैर हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि रानी लक्ष्मीबाई की जो वीरता की कहानियां हैं वो मतलब इंस्पायर करती हैं पूरे, अगर हम कहें इंडियन भारतीय स्त्रियां जो हैं हर किसी को वो इंस्पायर करती हैं। मतलब बेपनाह जो एक वीरता होती है वो उन्होंने वहां पर प्रदर्शित करी थी, और
उस टाइम पर तो वैसे भी ये बहुत टफ जॉब था, बट स्टिल उन्होंने अंग्रेजों को जो है एकदम छका दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं 20 सितंबर 1857 की। तो यहाँ पर नाम लेंगे हम कैप्टन निकोलसन का। ये जो थे, इन्होंने दिल्ली को वापस प्राप्त करा था। मतलब दिल्ली पर विद्रोहियों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया था। 3 साढ़े 3 महीने के आसपास ये पूरा लड़ाई चलती रही, घेराबंदी चलती रही। उसके बाद फाइनली दिल्ली को वापस ब्रिटिश एम्पायर में ही शामिल कर लिया गया इन सेंस की जो विद्रोही थे वहां पर उनको हटा दिया गया। और इसमें जो क्रेडिट जाता है वो कैप्टन निकोलसन का जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं 1 नवंबर 1858 की। सो इलाहाबाद दरबार, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने एक उद्घोषणा करी जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि महारानी विक्टोरिया ये जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेके आएंगे। ठीक है, मतलब अब जो है इंडिया का जो पूरा प्रशासन है वो किसके अंडर रहेगा, महारानी विक्टोरिया के। ठीक है, ये उद्घोषणा किसने करी, लॉर्ड कैनिंग ने करी। कब करी, 1 नवंबर 1858 को। और इसी के साथ भारत में कंपनी शासन समाप्त हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार जो थी उसके हाथों में चला गया था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके लिए एक यहाँ पर मंत्री या फिर हम कहें सचिव, उसके अलावा 15 सदस्यों वाली एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। मतलब एक मंत्री था और उसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टाफ रखा गया जिसमें 15 मेंबर थे और इसको इंडियन काउंसिल बोला गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इनको जो है भारत का पहला वॉइसराय बनाया गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह सेकंड, इनकी क्या भूमिका रही, क्या इनका रोल रहा। सबसे पहली बात यह कि इन्होंने साहिब आलम इसका जो खिताब दिया वो किसको दिया, बख्त खान। सो बख्त खान के बारे में बात करें, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर रहे थे और कंपनी की ओर से इन्होंने पहला जो एंग्लो अफगान वॉर हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बख्त खान के बारे में। पहला ये कि इनको साहिब आलम का खिताब दिया गया था, दूसरा ये कंपनी में सूबेदार थे और ये फर्स्ट ब्रिटिश अफगान वॉर में, फिर एंग्लो अफगान वॉर में ये पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद आगे बात करें कि किसे अपना सेनापति नियुक्त करा था। ठीक है, किसने, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बहादुर शाह सेकंड की, तो इन्होंने जो है किसको अपना सेनापति नियुक्त करा, तो वो थे आपके मिर्जा मुगल या फिर इनको मिर्जा जहीरुद्दीन इसके नाम से भी जाना जाता है। और मिर्जा मुगल या फिर मिर्जा जहीरुद्दीन ये जो थे विद्रोह में मतलब वास्तविक नेतृत्व जो था वो किसने करा था, बख्त खान ने। ये एक तरीके से खाली एक मतलब ये बड़े लड़के थे बहादुर शाह सेकंड के, तो ये मतलब अपॉइंट तो करे गए सेनापति, लेकिन जो मेन रोल प्ले कर रहे थे वो थे आपके बख्त खान। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं खान बहादुर की। तो ये बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे। तो रुहेलखंड में थे ये आपके खान बहादुर। अच्छा, यहाँ पर आगे देखें खान बहादुर के बारे में कि ये ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे और विद्रोह की शुरुआत में इन्होंने जो है कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब विद्रोह की लहर फैलती चली गई उसके बाद इन्होंने खुद जो है प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तकरीबन 40,000 सैनिकों की इन्होंने अपनी एक सेना बनाई और उसके बाद ये अंग्रेजों से मुकाबला करने में मतलब लग गए। अब बहादुर शाह सेकंड इन्हें जो है खान बहादुर को अपना वॉइसराय बनाया था। और खान बहादुर इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया, यानी कि यहाँ पर हिंदुओं को दबाने की कोशिश नहीं करी गई बल्कि उनको इक्वल राइट्स दिए गए जैसे मुसलमानों को दिए गए। इसके बाद इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के बारे में बात करें तो यहाँ पर मौलवी लियाकत अली थे जिन्होंने इस नेतृत्व को संभाला था इलाहाबाद में। अब इनको दबाने के लिए, फिर इलाहाबाद में क्रांति को दबाने के लिए जो भूमिका अदा करी वो थे आपके जनरल नील। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर रिवॉल्ट को दबाया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपका तात्या टोपे। ये 1814 में इनकी पैदाइश हुई और 1859 में ये फाइनली शहीद हुए। इनका एक दूसरा नाम है, ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, योला, ये महाराष्ट्र की एक जगह है। इनके पिता का नाम था पांडुरंग राव टोपे। ठीक है, अब ये नाना साहब के फ्रेंड थे और जब नाना साहब को उनके पिता की पेंशन से वंचित कर दिया गया तभी से उन्होंने ये समझ लिया था कि अंग्रेज जो हैं ये हमारे दुश्मन हैं। बाद के वर्षों की बात करें तो नाना साहब से ये अलग हो गए
और अपना मुख्यालय इन्होंने कालपी में इस्टेब्लिश करा। और उसके बाद ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए ताकि ब्रिटिश सरकार से मुकाबला कर सकें। इसके मतलब इनके एक मित्र थे, उनका नाम था मान सिंह, और मान सिंह वो धोखेबाज थे जिनकी वजह से अंग्रेज इन्हें पकड़ पाए। और फाइनली जो है 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी पर लटका दिया गया। इस तरीके से ये जो थे शहीद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम है कुंवर सिंह का। ये बिहार के जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और इनको बिहार का सिंह माना जाता है। इनकी मतलब इनका जो काम था, उन्होंने क्या करा था कि जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी। इनकी जो जमींदारी थी वो छीन ली गई थी ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से इनकी जमींदारी छिन गई, जिसकी अभिव्यक्ति विद्रोह के रूप में इन्होंने की। इन्होंने कानपुर में नाना साहब की मदद का प्रयास करा। इस वजह से यहाँ पर ये जरूरी है कुंवर सिंह को जानना। एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने मतलब ये ऐसे आ सकता है आपसे कि कुंवर सिंह ने नाना साहब को सपोर्ट किया था। ठीक है। इसके बाद जगदीशपुर, इसके समीप अंग्रेजों से लड़ाई में ये घायल हो गए और फाइनली 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो गई। इसके बाद अगला नाम है दीवान मनीराम दत्त की। तो ये असम में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। शहादत खान की बात करें तो इंदौर में ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करें तो फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व इन्होंने किया और ये अरकाट तमिलनाडु के रहने वाले थे और बाद में ये फैजाबाद में बस गए थे। सो इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कि मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ के थे एग्जैक्टली, तो ये थे अरकाट तमिलनाडु के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इन्होंने कहा कि सारे लोग जो है वो काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और हिंदुस्तान से इन्हें खदेड़ दो। जब इनकी गिरफ्तारी की बात हुई तो गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर जो है 50,000 रुपए का इनाम रखा था। इसके बाद मिर्जा गालिब की बात करें, शायद ही कोई हो इसने हिंदुस्तान में मिर्जा गालिब का नाम ना सुना हो। हिंदुस्तान क्या मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये जो थे मिर्जा गालिब, ये 1857 की क्रांति के साक्षी रहे थे। इनका जन्म हुआ था आगरा में दिसंबर 1797 में और इनकी डेथ हुई थी दिल्ली में 1869 में। इसके बाद यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे 1857 के जो विद्रोह के नायक थे और उनके जो कार्यक्षेत्र थे। सबसे पहले बख्त खान और बहादुर शाह जफर, तो ये दिल्ली में, ये अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ज्यादातर हम यहाँ पर देख ही चुके हैं। मौलवी अहमदुल्ला की बात करें ये अवध में, ठीक है, या फिर मौलवी अहमद शाह। इसके बाद कुंवर सिंह की बात करें आरा जगदीशपुर, नाना साहब की बात करें कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें झांसी, बेगम हजरत महल या फिर इनको मोहम्मदी खातून के नाम से भी जाना जाता था, लखनऊ में इन्होंने इस क्रांति को लीड करा था। अजीमुल्ला खान की बात करें कानपुर और फतेहपुर में, नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली में, मनीराम दीवान की बात करें असम में, मौलवी अहमदुल्ला या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में, लियाकत अली इलाहाबाद में, खान बहादुर बरेली। ठीक है। सो ये जितना आप देख रहे हो ना, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना बेहद जरूरी है, तभी सारी चीजें आपको जो है याद रहेंगी। और एग्जामिनेशन में जो कंफ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसका रीजन ये है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं होता है। सो यहाँ पर मात्र 3 पन्नों के अंदर आप इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर को, पूरी इंडियन हिस्ट्री नहीं। ठीक है। और मतलब कई बार आप रिवाइज कर लोगे तो उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अधिकारी और उनका जो कार्यक्षेत्र रहा था उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं तो जनरल जॉन निकलसन, ठीक है, इन्होंने वहां पर पूरा मोर्चा संभाला था और 14 सितंबर 1857 को दिल्ली को अपने अधिकार में लेने के दौरान जो संघर्ष हुआ उसमें इनकी मतलब ये घायल हुए। उसके बाद फाइनली 23 सितंबर 1857 को इनकी डेथ हो गई। लखनऊ की बात करें, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील, ये 3 ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ में क्रांति को दबाया। कानपुर की बात करें कैंपबेल, झांसी की बात करें हुरोज, वहीं इलाहाबाद की बात करें कर्नल नील, जगदीशपुर विलियम टेलर और विंसेंट आयर, बरेली की बात करें तो बरेली में हडसन थे, वहीं फैजाबाद की बात करें तो कर्नल नील ने मोर्चा संभाला था। इसके बाद आगे देखते हैं, बात करते हैं फतेहपुर की, तो फतेहपुर में जनरल रेनडार्ड
ठीक है, या फिर रेनाल्ड, इन्होंने इस क्रांति को दबाया था। इसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 में अपॉइंट हुए थे और 1862 में इनका टेन्योर खत्म हुआ था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वॉइसराय थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, क्यों 1857 के विद्रोह के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिल पाई? सबसे पहली बात यह कि एक कॉमन मतलब योजना नहीं थी, ठीक है, एक मतलब सोच नहीं थी कि हाँ इस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। ये कॉमन योजना नहीं थी और केंद्रीय संगठन की भी भारी कमी थी। अब जैसा भी हमने स्टार्टिंग में देखा था चैप्टर में कि मेरठ से सैनिकों का एक जत्था जो था भागता हुआ वहां पहुंचा दिल्ली, और वहां पर सम्राट से बोला कि भाई आप हमें लीड करो, ठीक है, क्योंकि अगर मतलब कोई लीडर ही नहीं होगा तो वो एक जो पूरा क्रांति थी वो भीड़ में तब्दील हो जाती, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉमन इनकी योजना नहीं थी और कोई भी केंद्रीय संगठन नहीं था, जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हुआ। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये तो हमेशा ही इन लोगों ने करा था। इसके अलावा ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, मतलब अगर ब्रिटिश सोल्जर्स की बात करें तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई थी, अच्छे थे वो, उनका पूरा एक संगठन था, ठीक है, मतलब डिसिप्लिन था। कहते हैं ना कि किसी सैनिक के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। अच्छा, शिक्षित वर्ग, इसके द्वारा विद्रोह में शामिल ना होना, शिक्षित वर्ग जो था वो विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था, और इस आंदोलन का दक्षिण भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत में ना फैलना, ये यहाँ पर नहीं फैला था। इसके बाद आगे बात करते हैं 1857 के संघर्ष में अंग्रेजों के जो सहायक राज्य थे, मतलब कौन कौन से राजा थे या कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने इस पूरे रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश को सपोर्ट करा। ग्वालियर के सिंधिया, कैनिंग ने भी इनके बारे में बोला था कि अगर सिंधिया ये विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता, लेकिन मतलब ऐसा हुआ नहीं। ग्वालियर के सिंधिया ने आखिरकार धोखा दिया और फाइनली ये अंग्रेजों के साथ मिल गए और उनको सपोर्ट करा। इसके बाद हैदराबाद के निजाम की बात करें, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के जो सिख शासक थे, पंजाब के दूसरे सिख सरदार जो थे, कश्मीर के महाराजा, उच्च और मध्य वर्ग जो था उसके अधिकांश लोग सिपाहियों के आलोचक रहे, और इसके अलावा विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकेदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। मतलब लालच अंग्रेज देते गए, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ इसलिए जुड़ गए क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे कुछ होगा नहीं, और अंग्रेजों को जो है हम अपना शत्रु नहीं बनाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए वो मिल गए। कुछ लोग लालच के चक्कर में मिल गए, और ये सब लिस्ट है उन धोखेबाजों की, ठीक है। सूदखोर, साहूकार, ये सब भी जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। इसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं 1857 के विद्रोह के लिए किसने क्या कहा। बात करें सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर की, तो इन्होंने ये बोला कि ये जो विद्रोह है ये हिंदू और मुसलमान षड्यंत्र का एक रिजल्ट है। वहीं जॉन लॉरेंस की बात करें, इन्होंने बोला ये केवल सैनिक विद्रोह है। जॉन लॉरेंस। जॉन सीले की बात करें, इन्होंने बोला ये विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व था और ना ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था, यानी कि ना तो इसको कोई लीड करने वाला था, ना ही आम पब्लिक जो है वो इसको सपोर्ट करती थी, और ये पूरी तरीके से जो है देशभक्ति रहित था। इसमें कहीं पेट्रियोटिज्म की कोई बात नहीं थी, और यहाँ पर जो विद्रोह कर रहे थे वो स्वार्थी सैनिक थे। T.R. होम्स की बात करें तो इन्होंने ये बोला कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। मतलब ये सीधे सीधे से बोल रहे थे कि अंग्रेज जो वो बहुत सभ्य हैं और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो यहाँ के सैनिक हैं, वो कैसे हैं, असभ्य हैं। तो ये जो है सभ्यता और बर्बरता के बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बात करें L.E.R. रीज की, तो ये जो थे धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये इनका मतलब, जैसे आपको पता भी स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सैनिक इसलिए काफी ज्यादा खफा हो गए थे, फिर वो तात्कालिक कारण था क्योंकि वो जो उनको राइफल दी गई थी उसके जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी होने का शक था। यहाँ पर इन्होंने L.E.R. रीज ने ये बोला कि धर्मांध यानी कि ये धर्म के प्रति अंधे हैं, जो हिंदुस्तानी सैनिक थे ये ईसाइयों के खिलाफ खड़े हो गए। वी.डी. सावरकर की बात करें तो इनकी एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
1857, इसमें जो है 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सावरकर ने क्या बोला कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। इसके बाद आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित जो बुक्स हैं उसके बारे में और उनके जो लेखक हैं। सबसे पहले सुरेंद्र नाथ सेन की बात करें तो इस विद्रोह के ये सरकारी इतिहासकार रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। सुरेंद्र नाथ सेन ये गवर्नमेंट के हिस्टोरियन थे, ये गवर्नमेंट के लिए पूरा इतिहास लिख रहे थे और इनकी बुक है 1857, ठीक है। और ये कब पब्लिश हुई? 1957 में ये पब्लिश हुई। इसके बाद वीडी सावरकर की बात करें तो अभी हमने देखा कि ये जो है आपका द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 दैट वाज रिटन बाय वीडी सावरकर। सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई असबाब बगावत हिंद, ये 1859 में पब्लिश हुई। इसके बाद आरसी मजूमदार की बात करें तो आरसी मजूमदार की एक बुक है द सिपाही म्यूटिनी एंड रेबिलियन ऑफ 1857, ये 1957 में प्रकाशित हुई और इन्होंने 1857 को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि भैया ना तो ये पहला राष्ट्रीय संग्राम था, ना ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही ये जो है मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। इसके बाद आगे बात करें रॉयल कमीशन, इसको पील कमीशन के नाम से भी जानते हैं और ये 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय फौज को पुनः गठन किया गया। मतलब ये जो कमीशन था उस कमीशन का काम क्या था कि इसकी जो रिकमेंडेशन थी इसके बाद जो था ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीय फौज थी उसको फिर से पुनर्गठित किया गया। इसके लिए एक रॉयल कमीशन ये जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील इनकी अध्यक्षता में बनाया गया। तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है जब हम रॉयल कमीशन की बात करते हैं। सो ये किसकी अध्यक्षता में बना? ये थे आपके जोनाथन पील, ठीक है। कब? जुलाई 1858 में। इसके द्वारा सेना के जो रेजिमेंट थे उसको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। सो अब जो था सेना की जो रेजिमेंट थी उसमें जातियां, समुदाय और धर्म के हिसाब से उसको डिवाइड करा गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले मात्र 45,000 थी उसको बढ़ाकर 65,000 किया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 से मतलब के आसपास थी उसको घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का ये रेशो रखा गया, जबकि मद्रास और बंबई में ये अनुपात जो था 1 और 3 का रखा गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था कि 1 यूरोपीय सैनिक रहेगा तो 2 रहेंगे कैसे? इंडियन। लेकिन वहीं अगर मद्रास और बंबई की बात करें तो 1 यूरोपीय सैनिक और 3 इंडियन सैनिक, ये एक अनुपात बनाया गया। अच्छा, इसके बाद आखिरी पॉइंट है ये आपका विद्रोह के बाद सैनिकों का चयन किस तरीके से किया गया। सो मुख्यतः गोरखा, सिख और पंजाब इन्होंने उत्तर प्रांत से मतलब इनको चुना गया। विद्रोह के सूत्रधार रहे अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत के सैनिकों को अब जो था वो डाउटफुल तरीके से देखा जाता था, क्योंकि मतलब इन पर भरोसा कर पाना मुश्किल था। ये अंग्रेजों को लगता था कि ये दोबारा भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं घटना चक्र अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो इस पीडीएफ के माध्यम से इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।